नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से शनिवार को मायावती पर दिए गए बयान पर बसपा सुप्रीमो ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा कि संसद में राहुल गांधी जबरदस्ती पीएम मोदी के गले चिपक जाते हैं, लेकिन बीएसपी से ये सब नहीं आता। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि राहुल गांधी ने मेरी सरकार को बदनाम करने के लिए कभी पैदल मार्च किया तो कभी धरना दिया, लेकिन उन्होंने दूसरी सरकारों में ऐसा कुछ नहीं किया। मायावती ने कहा कि उनकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे की तरह हो गई है। वो सिर्फ बीएसपी पर उंगली उठा रहे हैं और बीएसपी को लेकर कांग्रेस को 100 बार सोच समझकर बोलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का काम करने का अपना तरीका है। जब कोई मामला होता है तो ये लोग गली कूचों में चले जाते हैं, रोड पर बैठ जाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ये सब नहीं करती है। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया। कांग्रेस को नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। इनका बेटा श्री राहुल गांधी भी बीएसपी व इस पार्टी की मुखिया पर आए दिन बीजेपी के साथ मिलने का ये कहकर गलत आरोप लगाते रहते हैं कि बीएसपी की मुखिया बीजेपी की सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स आदि से डरती है, इसलिए वह बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नरम रुख रखती है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि इन सब से जुड़े मामले हमने केंद्र में रही किसी भी पार्टी की सरकार की मदद से नहीं, बल्कि सभी सरकारों के खिलाफ जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी का कल सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने व मुझे सीएम बनाने के ऑफर पर मैंने ना कोई जवाब दिया तथा इस बारे में उन्होंने बात तक भी नहीं की है, ऐसा उनका कहना है। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज़ पर। संदीप त्रिपाठी जी, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मायावती कह रही हैं कि आपने कहा ही नहीं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और फिर अब कुछ नहीं मिला है, और आपको भी नहीं कुछ मिला है और उनको भी नहीं कुछ मिला है। सूत न कपास जुलाहे लट्ठम लट्ठा हो रही है। मतलब मायावती जी ये कहना चाह रही हैं कि अगर मुख्यमंत्री का ऑफर मिलता हो तो तैयार है, ये आप कहना चाह रहे हैं। मायावती जी की बात से ये लगता है। पहली बात, राहुल जी ने ये कहा कि हमने उन्हें संदेश दिया कि आप जो है सीएम बनिए और गठबंधन करिए, इसलिए कि जिस तरीके से मायावती जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाले समय में आरएसएस और बीजेपी का पूरे देश पर चीन की तरह कब्जा हो जाएगा, जैसे चीन में सिर्फ एक पार्टी बची है। अगर मायावती जी इस बात को मानती है तो आप बताइए, हाथरस की घटना होती है, कुंभा में घटना होती है, कुराह में घटना होती है, सब दलितों से जुड़ी हुई घटना है, ओलागढ़ में घटना होती है, इलाहाबाद प्रयागराज में घटना होती है। कहाँ रहती है मायावती जी? कहीं निकल कर आई? कहीं सड़कों पर आंदोलन किया? नहीं किया। कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है।
फिर भी इतना बड़ा दिल दिखाते हुए अगर कांग्रेस ने उनको ये बात का ऑफर दिया और उन्होंने जिस प्रकार से भाजपा की मदद की पूरे चुनाव, ये आज जग जाहिर है। और ये जब उनकी पोल खुल गई और उसी कड़ी को बढ़ाते हुए राहुल जी ने जनता के बीच में और एक बात रखी कि एक तरफ भाजपा लगातार दलितों पर अत्याचार कर रही है जी, और लगातार जो है घटनाएं बढ़ रही हैं, अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, और वहीं मायावती जी जो कि अपने आप को दलितों की बेटी कहती है और दलितों के संरक्षण और अधिकार को लेकर वो कहती है कि उसी के आधार पर राजनीति करती है, तो कहीं दिखती नहीं। तो सवाल तो उठता है कि आप बताइए पूरे विधानसभा के चुनाव में आप प्रचार करने के लिए नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलती हैं? कौन सा डर था आपको? तो जो पैगासस की बात कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात सही है, ये आप नहीं निकलती, क्या रीजन था? आपको ये क्यों कहना पड़ा अपने लोगों से कि सपा को या अन्य लोगों को न चला जाए, चाहे भाजपा को चला जाए? ऑफिशियल या अनऑफिशियल तरीके से आपको ये बोलने पे क्यों मजबूर होना पड़ा? तो जाहिर सी बात है कि वो जो जिस डर की बात राहुल जी कर रहे हैं वो डर जायज है और डर है। आज भारतीय जनता पार्टी से कोई एक पार्टी अगर लड़ सकती है और लड़ रही है तो वह कांग्रेस है, और यह विचारधारा की लड़ाई है। हमने जिस तरीके से अंग्रेजों के जुल्म को सहते हुए अपने विचारों पर कायम रहते हुए लंबी लड़ाई लड़े, उसी तरीके से सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि इस तरीके के तत्वों से लड़ सकती है। मायावती जी से आपके माध्यम से लेकिन राहुल संदीप जी की त्रिपाठी बात जी, को आगे आपके बढ़ाते सैनिक लड़ते लड़ते भाजपा में मिल जाते हैं, कई बार ऐसा भी हो रहा है। क्योंकि यही तो लड़ाई है। देखिए उस समय भी जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी बहुत सारे लोग टूट गए, टूट कर अंग्रेजों की मदद की। यहाँ तक कि तो आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी पे भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। और बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस में रहते हुए उसके बाद विपक्ष में जाकर आरएसएस का स्थापना करते हैं, फिर जो है अंग्रेजों की जासूसी करते हैं। तो ये कांग्रेस में रहते हुए उस समय भी सैनिक गए थे। तो वो आज इतिहास में उनके बारे में क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। आज जो है संविधान बचाने की लड़ाई कांग्रेस जिस प्रकार से लड़ रही है तो एक दो तरफा लड़ाई है। या तो आप संविधान के साथ खड़े हैं या संविधान के विरोध में खड़े हैं। ठीक है, अगर संविधान के साथ में खड़े हैं तो कांग्रेस के साथ है, अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो हमारी पार्टी में भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों वो निकल रहे हैं, उनका सफाया हो रहा है। तो वैचारिक एक तरह से जो है पवित्रता भी आ रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि मूल रूप से जो विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं बिना कुछ मिले, बिना कुछ जो है अपेक्षा किए अगर वो लगे हैं तो इसका परिणाम उनको आने वाले समय में मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। वो जो है सत्ता में भागीदारी करेंगे या हम जब इस लड़ाई को जीतेंगे तो उस इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आप देखिए मायावती जी इस बात को मान रही है, वो खुद कह रही है कि चीन वाली स्थिति यहाँ भारत में होने वाली है। तो अगर इतना आपको पता है नहीं, वहाँ तो सामने बात, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहाँ ये होगा। बंगाल में टीएमसी जीतती है, को देना चाहिए। देखिए ये संदीप त्रिपाठी के शब्द नहीं है ना, कांग्रेस का कहना है, ये मायावती जी कह रहे हैं। हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर वो ये मानती है, ये कह रही है कि ये होने वाला है या उनको लग रहा है कि ये होगा, तो आप क्या कर रहे हैं? सवाल तो यही है ना, राहुल जी ने यही सवाल तो खड़ा किया। चलिए अब कर क्या रही? ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। विपिन शर्मा जी, देखिए बड़ा ये तो गंभीर मामला बहुत आगे बढ़ चुका है कि चीन जैसी स्थिति हो रही है और ये चुनाव के बाद पहला राजनीतिक मामला है, इस तरह की लड़ाई हो रही है। दोनों पार्टियां हाशिए पर हैं और दोनों पार्टियों को क्या लगता है कि दलित उत्थान की बात करने से क्या कोई पैरामीटर में वो ऊपर आ जाएंगे? क्योंकि दलित उत्थान की सारी बातें बेमानी सी लगती हैं, महज ये सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए दलित का नाम लिया जाता है, बाकी और दलित को कुछ नहीं मिला है, कोई भी पार्टी शासन में रही है। त्रिशूल जी, दलित उत्थान की कोई बात करे तो निश्चित बात है स्वागत योग्य है, लेकिन समझने वाले सब समझते हैं कि यहाँ पर वोट बैंक का जब इस्तेमाल होता है या जब चुनाव सर पे होते हैं तो वहां पर कैसे रिझाने की कोशिश होती है, कैसे नए नए प्रलोभन दिए जाते हैं। सारे राजनीतिक दल 19-20 का फर्क हो सकता है राजनीतिक दलों में, लेकिन यहाँ पर
ये बहुत हास्यास्पद हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये चुनावों के बाद ऐसी बात जब सामने आ रही है, और खास तौर पे जब किताब का विमोचन हो रहा था वहां राहुल गांधी का यह बयान, क्योंकि मैं संदीप भाई के व्यक्तित्व को सुन नहीं पाया था, शायद मुझे लगता है ऑडियो में कोई दिक्कत थी जिसके कारण मेरे को इनके विचार सुनने में मैं असमर्थ था। लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ पर एक तरफ जब राहुल गांधी इतने वरिष्ठ नेता हैं, जब वो ये बात करते हैं कि हमने तो गठबंधन का उनको ऑफर दिया और मुख्यमंत्री के लिए भी उनको बोला कि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं हुई बहन मायावती। तो ये बातें भी देखिए किसी के गले उतरेंगी नहीं, क्योंकि कारण है उसको तो उन्होंने सरे से खारिज कर दिया मायावती ने। और लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्या हालत हुई थी जब गठबंधन महागठबंधन का ऐलान हुआ था, सपा बसपा एक मंच पे आगे थे, वो तो वहां पर तो दूध का चला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो यहाँ पर वो ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती थी बहन मायावती। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सवाल मुद्दा ये है, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से आप समझने की कोशिश करिए कि वो दोनों की, यहाँ पर तो सीधी बात है, ये अगर 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें तो यहाँ पर तो आपको पॉलिटिकल पंडित होने की भी आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तो सब लोग एक ही बात कर रहे थे, आम आदमी एक बात कर रहा था कि यहाँ पर तो सीधी टक्कर जो है सपा की और भाजपा की है। चुनावी मैदान में ये दोनों राजनीतिक दल आमने सामने हैं। लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि ये लोग मजबूत होते हैं, कांग्रेस और बसपा पूरे दमखम से उतरते हैं मैदान में। भले ही इन्होंने रैलियां करी और इन्होंने चुनावी सभाओं में जनता को संबोधित करा, लेकिन यहाँ पर सही मायने में जो टक्कर थी या जो चुनावी मैदान में आमने सामने खड़े थे वो सपा और भाजपा थे। और ये बातें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि कितना इनका वोट बैंक था। और यहाँ पर एक ने एक सीट ली तो 403 में, और दूसरी राजनीतिक दल ने कांग्रेस ने 2 सीटें निकाली, तो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। अगर ये मान के चलिए गठबंधन हो भी जाता तो क्या परिणाम होता है इसका। यहाँ पर बहन मायावती की उन्होंने बात बिल्कुल सही बोली कि पहले अपना घर तो आप ठीक कर लीजिए। ठीक है विपिन शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास, पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर है, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विपिन जी, ये बात सारी ठीक है, लेकिन अब चुनाव के बाद जो बात चल रही है वो किस ओर इशारा करती है, या क्या उसकी एक भूमिका है, क्या पृष्ठभूमि है, ये समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित बात है कि ये बिल्कुल सबके समझ के परे है कि यहाँ पर राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है और खास तौर पे निशाना साधा है बसपा मुखिया की तरफ कि हमने तो बिल्कुल दोनों हाथों से उनका स्वागत करा था, और यहाँ पर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी उनको हम चाह रहे थे कि वो उनका नाम सार्वजनिक तरीके से घोषित कर दें, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। जबकि राजनीति में तो कहा जाता है, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, और सारे दरवाजे खोल के रखने चाहिए। तो वहीं राजनीति में तो हर कोई राजनीतिक दल अपने दरवाजे खोल के रखता है। तो यहाँ पर ऐसे कैसे हुआ कि बहन जी ने दरवाजे अपने खोले नहीं, और क्यों नहीं स्वागत करा राहुल गांधी के इस प्रस्ताव को। तो ये बातें देखिए, ये तो समय ही तय करेगा कि यहाँ किसकी बातों में कितना दम है और कितना उसमें उससे क्या नतीजे निकलते हैं अगर गठबंधन होता। लेकिन यहाँ पर इतिहास में भी जाना चाहिए, पीछे कुछ सालों पहले जब इनका गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का, उसका जिक्र करना बहुत आवश्यक है। ठीक है आरबी उपाध्याय जी, राहुल गांधी वो कला सीख गए हैं कि जैसे बीजेपी तीर छोड़ती थी और कोई ना कोई पकड़ लेता था, ऐसे राहुल गांधी भी तीर छोड़ने लगे हैं आजकल, और वो मायावती ने पकड़ लिया तीर। देखिए, हर पॉलिटिकल हर नेता अपना एक प्रदर्शन होता है और अपना एक विचार होता है। अपने विचार की अभिव्यक्ति की आजादी है। उन्होंने अपनी बात रखी, क्या सच्चाई थी और क्या सच्चाई नहीं थी ये मैं नहीं कह सकता। तो देखिए, हर पार्टी का अपना अधिकार है कि वो अपनी रणनीति को तैयार करती है और उसी रणनीति पर इलेक्शन लड़ती है। बीएसपी की अपनी रणनीति थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, ये समझ में किसी के में नहीं आया। जो एक मैसेज गया वो मैसेज ठीक नहीं था। मैसेज ये था कि बीएसपी इलेक्शन नहीं लड़ रही है। लास्ट में कुछ सभाएं हुई, लेकिन पानी काफी बह चुका था।
अब वो गठबंधन, देखिए गठबंधन पहले भी हुए हैं, कांग्रेस का भी हुआ है, समाजवादी पार्टी का भी हुआ है, पीएसपी का हुआ है, एसपी का हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इनकलाब नहीं आए, वोट ट्रांसफर नहीं। और जहां तक कांग्रेस के हालात हैं, कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर हो रही है, वो लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी भाव नहीं दे रही, दूरियां बना रही है एक राष्ट्रीय पार्टी से। ये बात अलग है कि अगर गठबंधन होता तो जो इलेक्शन एसपी बनाम बीजेपी हुआ है, परिदृश्य बदल सकता था। शायद मायावती जी ने ये कोशिश नहीं की, अगर वो गठबंधन करती और एक दो पार्टी के साथ करती तो शायद जो एक कॉमन वोट बैंक है एसपी और बीएसपी का, मुस्लिम वोट बैंक, वो बीएसपी के साथ आ सकता था, तो परिदृश्य को बदला जा सकता था। वोट परसेंट बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होता जी। क्यों, एक वर्ग विशेष में मैसेज चला जाता कि भाई ये टक्कर दे सकते हैं, लड़ सकते हैं। अब इस समय विकल्प नहीं था, तो आप देखेंगे जो मुस्लिम वोट था वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया, और उसी का परिणाम है कि वो टक्कर में थी या फाइट में थी, लड़ाई में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। देखिए कौन कितने खून बहाया, पसीना बहाया, जैसा कि अभी था कि माननीय कांशीराम जी ने खून पसीना बहाकर दलितों को मुख्य धारा में लेके आए। तो दलित की बात होती है, दलित उत्थान की बात होती है, गरीबी हटाओ की बात होती है, लेकिन हम सबने देखा है कि दलित का कितना उत्थान हुआ है। चंद मुट्ठी भर लोग जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिला, जो क्रीमी लेयर में आ गए, वो और उनका परिवार ही दलित होने का फायदा उठा रहा है रिजर्वेशन में। जिसको जरूरत है, गांव देहात जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ कौन काम करेगा? जो एक बार मान लीजिए किसी को इसका मिल गया बेनिफिट, सरकारी नौकरी हो गई, तो वो फिर उस कैटेगरी से हट जाता है, और हट जाना चाहिए। लेकिन देश में स्वेच्छा से कौन छोड़ेगा रिजर्वेशन का फायदा? ठीक है, कोई नहीं छोड़ता है। ठीक है। और तब तक दूसरे दलितों को फायदा तब तक नहीं होगा जब तक कि जो लोग फायदा ले चुके हैं, क्रीमी लेयर में आ गए हैं, वो उस पर अपना दावा प्रस्तुत न करें। ठीक है। लेकिन सरकारों में उतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह के फैसले ले पाए जिससे कि समाज का आखिरी जो दलित है उसको बेनिफिट हो। सब इलेक्शन के मद्देनजर, वोट बैंक के मद्देनजर अपने अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे मायावती है, चाहे कांग्रेस है, या बीजेपी है, एसपी है। देखा है सब, कह देने भरते नहीं होगा, यथार्थ में कठोर फैसले लेते हो जिससे कि दलितों का मुख्य धारा में आने का जो सपना है वो पूरा हो सके। जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिला है, मुख्य धारा में आए हैं, तस्वीर बदली है, लेकिन अब वो लोग उस तरीके से काबिज हो गए कि उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार सिर्फ वही उसका बेनिफिट ले रहे हैं, बाकियों को नहीं मिल पा रहा है, जो चिंता का। ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस संवाद कर रही है लेकिन संधान नहीं कर पा रही है, और काफ़ी गहरे विषयों को उठा रही है, लेकिन संवाद जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक बड़ी कमी है, और धीरे धीरे करके वो हर जो स्तंभ है वो टूटता जा रहा है। ये पूरे सब जगह ये शोर है, लेकिन इस शोर के बीच में से भी कांग्रेस को निकलना होगा। जो बात उठाई है उसको पूरे ज़मीनी स्तर पर बताना होगा कि कांग्रेस क्या करने वाली थी, क्या कर रही थी, और अगर बसपा ने साथ नहीं दिया तो अब क्या करने वाली है। ये बड़ा सवाल है। देखिए, जिस तरीके से राहुल जी ने ये बात रखी है, तो इसके दो अर्थ हम समझ सकते हैं। पहली बात तो जिन दलितों की पॉलिटिक्स मायावती जी करते हैं,
उनके बीच में एक संदेश जरूर गया। जब राहुल जी ने बात रखी कि उन्होंने भाजपा की मदद की है, ये तो सब जानते थे, लेकिन ये मदद तब की जब कांग्रेस की तरफ से ये ऑफर था कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हम आपके साथ हैं। तब अगर वो जा रही हैं और एक तरफ वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर होने वाली है, और तब भी आप जैसे मैंने ये बात बार मैं कहूंगा, पूरे चुनाव में आप देखिए मायावती जी ने कितने रैली की, नहीं की तो क्यों की, उनका क्या रीजन था, क्या इसका मतलब है कि राहुल जी सही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मायावती जी कह रही है कि झूठ बोल रहे हैं, और कोई कहे कि जो मैं कहूँ कि मायावती जी झूठ बोल रही है, तो आप एक पैरामीटर खुद सोचिए ना कि राहुल जी जो बात कह रहे हैं उस बात में दम है। इसलिए दम है कि मायावती जी चुनाव प्रचार में नहीं निकली, ये तो हम देख सकते हैं ना, ये तो हमारे सामने हुआ। राहुल जी ने संदेश दिया, ये सामने नहीं है, लेकिन ये तो सामने है ना कि मायावती जी पूरे चुनाव के बीच में एक कूप मंडूक की तरह कुएं में बैठी थी, और जो है लास्ट चरण में वो निकल कर आती है जहां उनको लगता है कि सपा और मजबूती से चुनाव लड़ सकती है, और उनकी मजबूती से लड़ने से सपा को और नुकसान हो सकता है। अभी विपिन शर्मा जी ने बात कही कि लड़ाई तो सपा में और भाजपा में थी, भाजपा तो यही चाहती थी कि लड़ाई उस सपा बनाम भाजपा हो जाए, यही तो चाहते थे। उनको पता था कि सपा उनको नहीं हरा सकती, क्योंकि जब ध्रुवीकरण होगा तो दो तरीके का ध्रुवीकरण हुआ। आप इस चुनाव में देखिए, जब जो सपा का मूल वोटर है यादव मुस्लिम, वो चुनाव के पहले इतना एग्रेसिव हुआ, उसके बाद जो एक जातियों का ध्रुवीकरण हुआ, उस बात को कांग्रेस समझती थी और उस बात को जानती थी कि जो ये इंटरनल ध्रुवीकरण होगा, ना चाहते हुए भी लोग भाजपा को वोट देंगे, उसी के विकल्प के लिए तो हम एक विकल्प चाहते थे कि मायावती जी के अगर साथ में लड़ती है तो हम बिल्कुल वो विकल्प बनते। और अभी जैसे उपाध्याय जी ने कहा कि तस्वीर दूसरी होती, और तस्वीर दूसरी ही नहीं, मायावती जी आज सीएम होती, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। और एक बात आप समझिए, अभी आप कुछ लोग कहते हैं कि दलितों को क्या फायदा हुआ, कांग्रेस ने क्या किया। आज 131 सीटें सुरक्षित है संसद में, किसने किया? उसने ही किया। आज जो आरक्षण मिल रहा है आजादी के समय से, किसने किया? भीमराव अंबेडकर जी को विपक्ष में होते हुए भी किसने मंत्री बनाया? कांग्रेस ने। काशी, यहाँ तक कि काशीराम जी को सहयोग किसने किया? कांग्रेस ने। तो कांग्रेस वह पार्टी है जिसने लोकतंत्र को सींचा, पाला, पोसा और आगे बढ़ाया। और एक बात आप समझिए, देखिए जिस तरीके से आज की राजनीतिक परिदृश्य में जिस तरीके से सीबीआई, ईडी ये संस्थाओं का इस्तेमाल और पेगासस जासूसी कराई जा रही है, इनका इस्तेमाल करके लोकतंत्र का हनन। और आज आप देखिए कौन सी पार्टी, कौन सा आंदोलन हो जा रहा है। तो हमारे समय में अगर काशीराम जी ने आंदोलन किया तो अगर हम चाहते तो क्या कर सकते थे क्या? या जिस तरीके से आज की सत्ता है, आप एक कल्पना करिए, क्या कोई मूवमेंट हो सकता था क्या? ठीक है, नहीं हो सकता था। बिल्कुल हो किसी में। मैं लौटूंगा आपके पास संदीप जी, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। संदीप जी मैं आऊँगा आपके पास। विपिन शर्मा जी, देखिए जैसे ही चुनाव खत्म हुए, मायावती ने ये कहा कि उनको राष्ट्रपति बनाने की बात को लेकर भाजपा ने वोट हत्या लिए दलितों के, और अब वो कांग्रेस पर हमला कर रही है, कांग्रेस उन पर कर रही है, तो दोनों तरफ वो हमला कर रही है। तो पहले तो बैलेंस बना के रखा और अब बैलेंस पूरी तरह बिगाड़ दिया है। देखिए निश्चित बात है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वहां पर उसमें भी सारी सब लोग कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेंगे, राजनीतिक दल, और सारी मशक्कत उसके लिए चल रही है। और उससे भी ज्यादा जरूरी देखिए कि ये जो आरोप बार बार लगते हैं कि जितनी जांच एजेंसियां हैं, आप ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, कि उसका दुरुपयोग होता है, उसका खौफ दिखा के समर्थन जुटाया जाता है। तो ये तो रिवायत रही है, ये एक आम आदमी को क्या बताने की आवश्यकता है, आम आदमी जानता है भली भांति। और ये तो 21वीं सदी है, यहाँ पर सबको पता है कि पहले समर्थन कैसे लिया जाता था, खौफ दिखाया जाता था।
सीबीआई का कोई ना कोई तो कारण था। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एपेक्स कोर्ट हमारे देश की, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑब्जर्वेशन करी थी कि सीबीआई क्या है, ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, केज्ड पैरेट। तो यहाँ पर ये तो एक रिवायत सी चलती आई है। और सबसे बड़ी बात है, अब समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस को रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अभी जो मेरे से पहले सम्मानित प्रवक्ता संदीप जी की बात करें या आरबी उपाध्याय साहब की बात करें, तो यहाँ पर देखिए एक बात तय है, इसमें कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर सत्ता में नहीं है कांग्रेस, तो कम से कम विपक्ष में तो रहे। अब तो यहाँ जितने क्षेत्रीय क्षत्रप हैं वो लोग आगे उभर के आ रहे हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली है, एक जीता हुआ, जिसे कहते हैं जीता हुआ मैच हार गए कांग्रेस पंजाब में तो ये दोबारा इनकी वापसी होनी चाहिए थी सरकार की। वहां पर तो सेल्फ गोल कर दिया कांग्रेस ने खुद का, कि यहाँ पर जो आपस में गुट बन गए थे, क्या कारण था कि आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जो इतने सुलझे हुए नेता थे और जिनका कांग्रेस में इतना योगदान रहा है। और उसके बाद ताजपोशी कर दी नवजोत सिंह सिद्धू की। और तो यहाँ, और उसके बाद क्या क्या हुआ, अलग अलग खेमे बन गए गुट। और कांग्रेस तो गुटबाजी के लिए जानी जाती है। जब तक कमान हाथ में थी सोनिया गांधी के, तो बिल्कुल अच्छा चला यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल। और आज भी भले ही यहाँ पर कहने के लिए कमान सोनिया गांधी के पास है या राहुल गांधी के पास है, या लोग अलग अलग बातें करते हैं कि एक अलग अलग वहां पर भी कैंप बने हुए हैं, खेमे बने हुए हैं, प्रियंका वाड्रा का अलग। लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अब परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, जनता की नब्ज पकड़नी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर वो दिन भी दूर नहीं जब जनता से बिल्कुल दूर चली जाएगी कांग्रेस, जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं, और यहाँ पर एक के बाद एक राज्यों में सिमटी जा रही है कांग्रेस। और यहाँ पर उत्तराखंड की बात कर लीजिए, उत्तराखंड में भी क्या हालत हुई है कांग्रेस की। यहाँ पर वो तो बोला जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी भाजपा की और कांग्रेस की, लेकिन अंत में क्या हुआ, एक तरफा मैच हो गया। और गोवा की भी बात करें तो यहाँ पर ये बातें अब आत्मंथन करने का समय है, अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, ना कि ऐसी बातें करी जाए, ऐसे बयान दिए जाएं कि जिससे जनता से और आप दूर चले जाएं। तो इससे बचने की आवश्यकता है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी कांग्रेस का नेता। एक तरफ दिग्विजय सिंह की बात करें, वो जो उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान करा था कि कौन से वर्ग की महिलाएं प्रधानमंत्री को पसंद करती हैं, तो ये बातें, इससे तो कितने लोग नाराज होंगे ऐसे बयान देने से। और खासतौर पे इतने वरिष्ठ नेता अगर ऐसे बातें करें, तो ये आप खुद समझ सकते हैं इसका क्या अंजाम होगा आगे। ठीक है आरबी उपाध्याय जी, राहुल गांधी ने जो बात छेड़ी है, क्या परिप्रेक्ष्य हो सकता है कि इस तरह अगर कहीं बात उठाई गई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच विचार के उठाई गई होगी? देखिए, राजनीति में कोई भी बयान आता है या कोई भी बात होती है, तो ऐसा नहीं कि उसका कोई मंतव्य नहीं होता। कुछ भी बोलने के पीछे बहुत बड़ा मंतव्य होता है। आप देखेंगे ये जो इलेक्शन हुए हैं, चाहे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है या गोवा है, इन सब में हुआ क्या? आप देखेंगे कांग्रेस की हालत भी पतली है और बीएसपी का जहां जनाधार था, जहां सत्ता में रही थी उत्तर प्रदेश में, वहां ये हालात होंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दोनों पार्टियों को मंथन करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। और जो भरोसा दलितों का था बीएसपी के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं टूटा है। आप देखेंगे कि बहुत सारा वोट बीजेपी को गया है जी, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो विचार करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। होता क्या है ना, कांग्रेस का जो एक प्रबुद्ध वर्ग है वो शायद सही तरीके से चीजों का आकलन नहीं कर पा रहा है। पंजाब में जीता जाता प्रदेश सिद्धू को लाकर अपने पैरों पर वो कुल्हाड़ी मारी, सब बर्बाद कर दिया। जहां उम्मीद थी उत्तराखंड में भी, वहां आपसी गुटबाजी से निकल नहीं पाई कांग्रेस। हरीश रावत बार बार आरोप लगा रहे हैं, खुलासा करने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस अपने घर को दुरुस्त नहीं रख पा रही है, वो चिंता का विषय है। और चिंता का विषय हो क्यों नहीं? त्रिशूल एक प्रेसिडेंट राष्ट्रीय पार्टी का अपने पद से इस्तीफा दे देता है बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना किसी रणनीति के। ठीक है, एक हटता है, लेकिन दूसरा उसके
अल्टरनेट अरेंजमेंट तो करके रखना चाहिए, लेकिन बड़ी असमंजस की स्थिति रही। और जब पार्टी आला कमान में इस तरह की असमंजस की स्थिति होगी तो उसका नेगेटिव असर पार्टी के नीचे तक जाता है। मैं नहीं समझता हूं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है कोई प्रकोष्ठ कांग्रेस का होगा, उसमें विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए और एक कनेक्ट करने की जो कला है जी। माननीय मोदी जी जिस तरह जनता से कनेक्ट करते हैं उसमें कुछ परसेंट तक प्रियंका जी सफल होती हैं कनेक्ट करने में, लेकिन वो कनेक्ट वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा है। और वोट में तब्दील तब तक नहीं होगा जब तक कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व को तवज्जो नहीं मिलेगी। जी। देखिए, हिंदुत्व आज एक मुद्दा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और आज कोई वोट बैंक की बात की जाए तो मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से न तो मुस्लिम कांग्रेस के साथ है और न हिंदू का जो अपर कास्ट था या दूसरी कास्ट है जो उसका वोट बैंक हुआ करती थी, कोई वोट बैंक बचा नहीं है कांग्रेस के पास। उस पर मंथन और मनन की जरूरत है। एक पहल हुई उत्तर प्रदेश, आधी आबादी की भी लड़ सकती हूँ, महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं समझता हूँ उसके पीछे मंतव्य था कि भाई आधी आबादी को वोट बैंक में किस तरह तब्दील किया जाए, लेकिन उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने नहीं आए। कांग्रेस के विश्वास दिलाने में नाकामयाब रही कि भाई हम महिलाओं का उत्थान करेंगे या महिलाओं को संरक्षण देंगे। इस तरह का मैसेज आधी आबादी के पास विश्वास के साथ नहीं पहुंच पाया। तो कांग्रेस में जो अच्छे नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, उनको आगे लाना होगा, जो जनता से कनेक्ट कर पाते हैं। कि कैप्टन अमरिंदर उनमें एक अच्छा नाम था, लेकिन सिद्धू की वजह से कैप्टन को खो दिया। तो सिद्धू की वजह से जो बीजेपी का नहीं हुआ, कल बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस को जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते थे उस पर भरोसा दिखाया, तो तभी दिखने लगा था कि पंजाब में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं हो। और आज जनता के पास विकल्प है। पहले एक पीरियड था कि लोग बीजेपी से नाराज होंगे, कांग्रेस के पास आएंगे। आज वो भ्रम टूट रहा है। आज जनता के पास विकल्प आम आदमी पार्टी है और उसका फल है जो सबसे पीछे आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब में लोगों ने विश्वास जताया और कुछ हिमाचल में ठीक है। किसी को बीजेपी की और सोचनी होगी जी बिल्कुल कि जो बीजेपी का कोई वोट बैंक है वो कहीं नहीं जाता जी। वो बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। कांग्रेस के पास उस तरह का कोई वोट बैंक नहीं है जो कांग्रेस को मिलेगा। दूसरे दिन से वो लगभग निष्प्राय हो चुके हैं। मैं बात करूं कांग्रेस सेवा दल, नवीन भाई साहब को लाया गया था गुजरात से, तो उस समय बड़ा अच्छा मजबूत संगठन कहीं न कहीं कांग्रेस सेवा दल हुआ था। आज कहाँ है, कहीं दिखता नहीं है। तो देखिए, सबको साथ लेना होगा, प्रभुत्व वर्गों का आगे वो बनाना होगा, अपने जो अनुसांगिक संगठन है उनको मजबूत करना होगा, तो कांग्रेस मजबूत होगी। और जहाँ जहाँ जनता के पास तीसरा विकल्प आ जाता है वहाँ कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं करती है। ये यथार्थ है कि झुकलाया नहीं जा सकता। मेरी एक टॉप लीडर से बात हो रही थी कांग्रेस से, उन्होंने कहा उपाध्याय जी, जहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है वहाँ कांग्रेस सत्ता में वापसी कर जाती है, लेकिन जहाँ विकल्प आ जाता है, मान लीजिए मैं दिल्ली की बात करता हूँ, आम आदमी पार्टी विकल्प थी, पहले ये होता बीजेपी वोट से कांग्रेस सत्ता में आ जाती थी। जहाँ जहाँ तीसरा मोर्चा खड़ा हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, जहाँ विकल्प मिल रहे हैं वहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही। इस पर मंथन की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है और एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है, जो रणनीति कांग्रेस नहीं बना पा रही है। कहीं न कहीं जो अच्छे लीडर हैं, चाहे वो सिंधिया हो या दूसरे जो लीडर हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो नेताओं का है वो पार्टी आला कमान को उनके साथ मधुर संबंध बनाकर रखने होंगे।
और संकट के समय देखिए, ये संक्रमण का दौर है कांग्रेस का, और कांग्रेस संक्रमण के दौर से जब निकली है, मजबूत होकर निकली है। इतिहास गवाह है इस चीज का। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई। बिना हिंदू या बिना हिंदू की बात किए सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करके आप हाशिए पर होते चले जा रहे हैं, और एक ठप्पा लग गया है। इससे बाहर निकलना हो। जब तक इससे बाहर निकलेगी कांग्रेस तो मनवादी परिणाम नहीं आता। संदीप त्रिपाठी जी, देखिए, विपक्ष के जिंदा रहने को लेकर सब गंभीर हैं, लेकिन आपको दो कहानियां जरूर सुननी होंगी या उनसे सीख लेनी होगी। एक तो बाज जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो अकेले कहीं चट्टानों में चला जाता है, चोंच को तोड़ता है, पंखों को तोड़ता है। और दूसरी, शिवाजी की माँ ने जो कहा था कि खिचड़ी को कोने से खाइए, आप बीच में हाथ देकर खा रहे हैं। दरअसल हमला करते हैं आप, लेकिन चारों तरफ हमला हो रहा है। कहीं अब दलित की बात की है आपने, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि दलित के संग हम खड़े होना चाहते हैं, तो अब आपको ये भरोसा दलित को दिखाना होगा कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, कौन सी ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, महज संवाद या बयान ही जारी कर रहे हैं, क्या आपके भाषणों में ही दलित है या वास्तविकता में आप उसके लिए लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको साबित करना होगा। देखिए सुशील जी, मुझे याद है जब राहुल जी दलितों के यहाँ जन करते थे तो ये संघी भाई लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। आज जिस तरीके हंसी की पात्र की बात हो रही है, ये लोग बहुत मजाक उड़ाया करते थे और दुनिया भर कमेंट करते थे, कमेंट पास करते थे। और मैंने इसी देश में कुछ वर्षों बाद उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दलित के यहाँ खाना खाते हुए देखा, एक सीएम को खाने खाते हुए देखा। तो जिस राजनीति की शुरुआत राहुल जी ने की, इस राजनीति को मैं ये कहूँगा कि राहुल जी ने नहीं, उस राजनीति की शुरुआत श्री राम भगवान ने की। उस राजनीति को राहुल जी ने आगे बढ़ाया और उसी राम के नाम पर राजनीति करने वालों को बात समझ में आई जो मजाक उड़ा रहे हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार आज महिलाओं की बात कांग्रेस कर रही है, हमको असफल बताया जा रहा है, असफल हुए हैं, बिल्कुल स्वीकार है, लेकिन ये लंबी लड़ाई है। तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जब दलितों की बात दलित मूवमेंट चलाने वाले लोग करते थे तो दलितों को विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, और हुआ, लोगों ने करके दिखाया। तो ये आने वाले समय में इस मूवमेंट को हम सफल करके दिखाएंगे, इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। पहली बात, अब आ जाते हैं, आपने कहा कि दलितों के लिए कुछ बातें होंगी या आप कुछ करके भी दिखाएंगे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि 131 सीटें सदन में आरक्षित की तो कांग्रेस ने की। हमने दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। पिछले 10 साल में अगर हम मनरेगा लेके आते हैं तो मनरेगा का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा, आप बताइए? एलिट वर्ग को तो मिलेगा नहीं। जाहिर सी बात है, जो काम करता होगा, जो गांव में रहता होगा, जिसके पास खेती बाड़ी नहीं होगी, उसी को मिलेगा। वो कौन सा है? जाहिर सी बात है, वो दलित वर्ग है। अगर हम लेके आते हैं शिक्षा का अधिकार कानून, तो उसका फायदा किसको मिला आज या मिल रहा है? वो जाहिर सी बात है कि दलितों को सबसे ज्यादा मिला। अगर हम फूड सिक्योरिटी बिल लेके आते हैं, भोजन का अधिकार, उसका फायदा किसको मिलता है? सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है दलितों को मिलता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने हर वर्ग के लिए किया है, लेकिन जो पीछे छूट गए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। स्कॉलरशिप देना हो, उनको स्पेशल स्कॉलरशिप है, बहुत सारी छूट है। सरपंच पंचायत में हमने आरक्षण दे रखा है, लोकसभा में आरक्षण दे रखा है, विधानसभा में आरक्षण दे रखा है, नौकरियों में आरक्षण दे रखा है। उनके लिए बहुत से प्रोत्साहन कार्यक्रम हम चलाते हैं, कांग्रेस सरकार चलाती रही है। उसको हो सकता है कि सरकार भी आगे बढ़ा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बढ़ा रही, लेकिन जिस तरीके से मनुवादी व्यवस्था को भाजपा मानती है और उस एजेंडे पे चलती है, वो एजेंडा हमसे इनसे डिफरेंस है। हमारा डिफरेंशिएशन कहाँ पे आता है? इसी मुद्दे पे आता है, इनसे, दलितों के मामले में। और एक बात आती है कि आप विश्वास कैसे पैदा करेंगे, यही बात तो राहुल जी कह रहे हैं। वो बात जो बात कही जा रही है वो हम यही जनता से तो कह रहे हैं, अपने दलित भाइयों से कह रहे हैं कि आप देखिए आपके वोटों को किस तरीके से बेचा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किस तरीके से आपको बेचा जा रहा है। आपके अधिकारों को लड़ने की बात करने वाले लोग, जो बिल्कुल एक समय मूवमेंट चला
सम्मान है काशीराम जी का। राहुल जी ने कहा, और ये बात उन्होंने कहा कि वो बहुत हो सकता है उस समय हमारे जो है राजनीतिक मतभेद रहे हो या हमारे राजनीतिक स्वार्थ रहे हो, हमने उनके कुछ खिलाफ बोला हो और बोला होगा या उस समय बोले होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि उन्होंने दलितों के लिए उत्थान के लिए काशीराम जी ने बहुत काम किया। और यहाँ तक कि मैं खुद प्रसंग से जुड़ा हूँ, मैं जो है कई दलित संगठन है जिससे मैं ब्राह्मण होने के बावजूद जुड़ा हूँ। संदीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। लेकिन संदीप जी, मायावती जी कह रही थी कि हम ऐसे प्रधानमंत्री के गले नहीं पड़ते जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पड़ती है। किसी के गले लगना और एक वो भी संदेश था राहुल जी, जिस तरीके से आज बहुत सारी फॉरेन के आप रिपोर्ट में पढ़ते हैं तो पता चलता है। और दूसरी बात, जो खुशी का इंडेक्स होता है, हैप्पी इंडेक्स होता है, उसमें हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो राहुल जी ने कहा कि राजनीति होनी चाहिए तो प्रेम की होनी चाहिए, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेम बात, उस बात को वो दर्शाने के लिए अगर जो है मोदी जी के गले लगते हैं तो उनकी कोई बुरी बात नहीं। और ये गांधी फैमिली ने करके भी दिखाया, जिस प्रकार से राजीव के हत्यारे को फैमिली ने माफ किया है, वो प्रतिबंधित करता है कि उन्हें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो जज्बा है, वो जो जिस प्रेम की बात हो रही है, उस प्रेम का जो हृदय है वो रखते हैं उस प्रेम को, हृदय गांधी फैमिली और कांग्रेस में। तो इसको प्रतिबंधित करके अगर जो है प्रतिबंधित करने के लिए अगर राहुल जी मोदी जी के गले लगते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ उसमें कोई जरूरत। रही बात जिस तरीके से आइडियोलॉजी को आप बेच कर किसी दल को फायदा पहुंचाने के लिए अगर आप काम करते हैं तो सवाल तो वहां पर खड़ा होता है। काशीराम जी या भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ पूरा जीवन लगा दिया और उसी के आधार पर एक जो है एक पार्टी खड़ी हुई, उसी के आधार पर एक नई विचारधारा का जन्म हुआ और उस विचारधारा के आधार पर आप जो है आज भी पॉलिटिक्स करते हैं और उसी विचारधारा को जब आप बेच देती हैं और उससे सवाल आप पूछा जाता है तो आप आए बाएं साएं इधर उधर की बात करती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही बात होगी। मायावती जी का सम्मान है, उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री रही है हमारे प्रदेश की, बिल्कुल सम्मान है। लेकिन आप बताइए मुझे किशोर जी, अगर ये सवाल पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उसकी बातें दिख रही है, तो कांग्रेस पार्टी या राहुल जी गलत नहीं है, जाहिर सी बात है। और ये बात जो है हमारे दलित भाइयों को उत्तर प्रदेश, बिहार, जो है पूरे भारतवर्ष के दलितों को ये सोचना पड़ेगा कि आपके वोटों को बेचने और खरीदने का धंधा करने वाले कुछ लोगों को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपके वोटों का वो व्यापार कर रहे हैं। जबकि आपके लिए, जैसे मैंने 4 घटनाएं बताई, ये आज उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में बहुत सारे दलितों के ऊपर अत्याचार हुए। एक घटना मुझे नहीं याद है पूरे 5 साल में जहां मायावती जी निकल कर आई हूं और दलितों के साथ खड़ी। ऐसा क्यों? तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा और पूछा जाएगा। और रही बात दलित मूवमेंट की बात, मैं ये स्टार्टिंग में बात कर रहा था, उसका नुकसान हमने झेला है। हमने आज जो बात वोट बैंक की हो रही है और सबकी बात हो रही है, उस वोट बैंक को जो हमारे उससे शिफ्ट होकर पार्टी से आज मायावती जी के पास, सपा के पास या क्षेत्रीय दल के पास गया है, उसका नुकसान हमने झेला है। अभी आरबी उपाध्याय जी कह रहे थे कि जहां तीसरा विकल्प होता है वहां कांग्रेस नहीं जीतती है। गोवा में कितनी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, वो रिपीट होके आते हैं। महाराष्ट्र में आप बताइए कितनी पार्टियां लड़ती हैं, बहुत सारी पार्टियां विकल्प है, हम जीत के आते हैं। गुजरात में आप ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि चुनाव सिर्फ 2 पार्टियां लड़ती हैं, अभी विकल्प है लेकिन हम जीत के आते हैं। क्यों? ये उत्तर प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश मतलब उत्तराखंड भी आ गया, या दिल्ली या हिंदी भाषी क्षेत्र मान के चलिए, सीधी बात, हिंदी भाषी क्षेत्र में क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है? उसके एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम धर्म और जात की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहती कांग्रेस पार्टी, इसी वजह से हम कमजोर हो रहे हैं। ये हमारी कमजोरी समझ लीजिए या हमारी मजबूती समझ लीजिए।
कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारने के बावजूद आप पूरा चुनाव देख लीजिए, हमने कहीं जात की बात लेकिन नहीं, देखिए हमने कहीं धर्म की बात नहीं की। आज हमने चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा। हो सकता है जनता ने उसको हमारे मुद्दों को डिनाई किया हो, लेकिन हमने कहीं पर भी जातिवादी राजनीति के परिदृश्य में, धर्म की राजनीति के परिदृश्य में होते हुए भी धर्म और जात की राजनीति की बात नहीं की। हम बिल्कुल चुनाव हारे हैं, स्वीकार है, जनता का निर्णय सिरोधार्य है, लेकिन हम चुनाव हारे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजी खत्म हो गई या हम अपनी विचारधारा को बदल दें या फिर हम जाके उनसे मिल जाएं। नहीं, हम आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सत्ता से ज्यादा विचारधारा की है, और विचारधारा की लड़ाई कोई जो है आजादी के बाद की नहीं है, आजादी के पहले की। और मैं तो ये कहूंगा कि जब ये देश या संस्कृति बनी तब से वो लड़ाई चल रही है, ठीक है, और लगातार चलती रही है। असुर जीतते रहे हैं देवताओं से, लेकिन ये कभी नहीं हुआ है कि असुर को लोगों ने भगवान मान लिया। ठीक है, उनका जो है पटाक्षेप हुआ है, उनको लोगों ने असुर माना है, उनके सिद्धांतों पर नहीं चले हैं। अब असुर किसको माने? आज रामनवमी पर 5-7 मुख्यमंत्री बीजेपी के कन्या पूजन कर रहे थे, भोजन करवा रहे थे, तो फिर किसको माने असुर? राम नवमी पे ही आ रहा है। तो असुर माने किसको? बात ये है ना, ये बिल्कुल किसको माने मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल बता रहा हूँ, आप समझिए। राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, हमने कहा कि जब दलितों के यहाँ राहुल जी खाना खाने गए तो किसने और वो शुरुआत से जाते रहे, पहली बार नहीं था, लेकिन उसको किस तरीके से कमेंट किया गया, किस तरीके से उनका मजाक बनाया गया, किसने बनाया? वही जो राम के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन राम के सिद्धांत पर नहीं चलते। वो भूल जाते हैं कि भगवान राम जी सबरी का जूठा बेर खाए थे, लेकिन वोट मांगने थोड़ी गए थे। समझ लीजिए, राम वोट थोड़ी मांग रहे थे सबरी से। अच्छा ये बताइए कौन सा समर्थन मांगने गए थे उस समय राम जी? तो वही तो हम कह रहे हैं, समर्थन थोड़ी मांग रहे थे। रामायण पढ़ी हो, उस समय राम जी अकेले थे और वो सीता जी को ढूंढ रहे थे, ठीक है, और तब सबरी जी के पास जाते हैं। समय कम बचा है, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए विपिन शर्मा जी, ये जो कांग्रेस और बसपा लड़ रही है आज दलितों की बात को लेकर, होने वाले 3-4 दिन में, आने वाले 3-4 दिन में इसका फायदा बीजेपी उठा लेगी। ये कहीं ना कहीं, देखिए निश्चित बात है यहाँ पर जी, मौका छोड़ा और खास तौर पे जब आपस में दो राजनीतिक दल भिड़ रहे हो या किसी मुद्दे पे तनातनी चल रही हो, कोई भी तीसरा उसका फायदा उठाएगा, और ये स्वाभाविक है और ये इससे कोई अछूता नहीं है। लेकिन मुद्दा इस समय ये है कि कांग्रेस अपने को कब तक ये इस बात से संतुष्टि दिलाएगी कि भाजपा की शिकस्त हुई है। अगर हम दिल्ली की बात करें, ज्यादा दूर नहीं जाते, राजधानी की बात करें, 2 बार कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है, लेकिन इस बात से उनको खुशी है कि भाजपा की पराजय हो गई है और आम आदमी पार्टी ने उनको शिकस्त दे दी है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब आप विधानसभा जाते थे 1998 से लेकर 2013 का जो दौर था, स्वर्णिम दौर, विकास के कार्य हुए, शीला दीक्षित की सरकार को श्रेय जाता है, और जो गति पकड़ी थी विकास ने, वो अलग ही दृश्य देखते ही बनते थे। और आज कांग्रेस 2 चुनावों में खाता नहीं। अच्छा आपसे एक छोटा सा विनम्रता के साथ सवाल है, शीला दीक्षित की सरकार ने कौन सी गलती की थी कि वहां पर सत्ता चली गई? आप बताइए। क्या सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए। विपिन शर्मा जी, शीला दीक्षित की सरकार ने कौन सी गलती की थी कि सरकार चली गई? शीला दीक्षित जी ने कौन सी गलती की थी दिल्ली में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। देखिए ये राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें, जगमोहन साहब को हराया किसने था? अजय माकन ने, और वही शीला दीक्षित गोल मार्केट की सीट से जीता करती थी। ठीक है, समय कम बचा, देखिए विपिन जी समय कम बचा है। आरबी उपाध्याय जी से मैं सवाल ले रहा हूँ। आरबी उपाध्याय जी, क्या लगता है इसका फायदा कौन ले लेगा जो कांग्रेस और बसपा की लड़ाई है? सरकार को संक्षिप्त जवाब। आपने उसी दौर को दोबारा लेके आना है। बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है, और दलित वोट बैंक उससे मिलने लगा है। अब जो बचा है, अगर दलित वोट बैंक मायावती जी के पास होता तो मैं समझता हूं कि जो हालात उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं उस तरह के हालात नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन
ठीक है, समय इस बात समाप्त को हो रहा है बता- बिल्कुल। संदीप त्रिपाठी जी, विपिन शर्मा जी, आरपी उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिबेट में जुड़ने के लिए। राजनीतिक दलों के माथे पर दलितों के उत्थान को लेकर चिंता की लकीरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो चिंता की लकीरें उनके समर्थन और उनके वोट को लेकर है, उनके उत्थान को लेकर बिल्कुल नहीं है। और ये ज़मीनी सच हर बार दिखाई देता है और राजनीतिक दलों से ज़्यादा उस हर एक व्यक्ति को शर्मसार करता है जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।